बालको नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। जेनेटिक्स इवोल्यूशन वाली यूनिट को पढ़ रहे हैं। एप्लीकेशन पर भी अपनी 5 यूनिटें हो चुकी हैं, 6 यूनिटें हो चुकी हैं। 10 का अपन टारगेट ले रखा था वहाँ पे, और 6 यूनिटों के वीडियो डल चुके हैं और उनके क्लास नोट्स डल चुके हैं। तो आपको अगर उनको भी लेना है, देखना है, तो आप इस वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। आप उसके ज़रिए वहाँ पर पहुँच सकते हैं और आप जो यूनिट देखना चाहते हैं वो वहाँ देख सकते हैं। अनलॉक कर लीजिए उनको। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन के अलावा यूट्यूब पे चली रही हैं क्लासें, जिसके तहत आपके जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का टॉपिक अपन ने शुरू कर रखा है। मेंडल को पढ़ रहे हैं और उसी क्रम में आज का वीडियो है। अपन ने मेंडल के 2 प्रकार के क्रॉस देखे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। एक संकर संकरण जिसमें उसने एक लक्षण को लेकर एक्सपेरिमेंट को बताया, और द्विसंकर संकरण में उसने एक बार में 2 कैरेक्टर्स को लिया, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के साथ उसने प्रयोग किए। अभी अपन देखते हैं 3 मेंडल के लॉ हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी बोलते हैं, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्बेंट। ये जो नियम है दोनों, ये दोनों नियम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर हैं। ये दोनों किस पर हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। और ये है आपके डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित। एक एक के बारे में थोड़ी थोड़ी बात जानेंगे, ज़्यादा जरूरत नहीं है जानने की, थोड़ी थोड़ी बात से काम चल जाएगा। सबसे पहला देखो लॉ ऑफ डोमिनेंस। नाम से पता चल रहा है प्रभाविता का नियम। मेंडल ने इसमें क्या किया? मेंडल ने जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया। अब 7 जोड़े लिए थे ना, उनमें सबके बीच में करवाया, एक एक जोड़ी सब में करवाया। लंबे का बोने के साथ में है, गोल का झुरीदार के साथ में है, हरे का पीले के साथ में है, पीले का हरे के साथ में है। जो 7 जोड़ी लक्षण लिखे थे अपन ने, उनमें एक एक जोड़ी लक्षण को लिया और जब क्रॉस करवाया तो मेंडल ने देखा F1PD में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट हुए। अर्थात F1PD में केवल वही लक्षण प्रकट हुए जो कि प्रभावी थे, अप्रभावी लक्षण यहां पर प्रकट नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, लंबे पौधे का जब बोने पौधे के रूप में, ये बोने पौधे के साथ ये मादा है, ये नर है, यहां से युग्मक आया T, यहाँ से स्मॉल t आया, क्रॉस करवाया तो कैपिटल T स्मॉल t, और ये सारे के सारे पादप कैसे थे? लंबे। PD कौन सी थी? F1PD। इतने से काम चल गया, प्रभाविता का नियम निकल के आ गया, जिसमें यह पता चला कि जब एक लक्षण के युग्म विकल्पी को उसी का विपरीत लक्षण के युग्म विकल्पी के साथ क्रॉस पोलिनेशन कराया, पर परागण करवाया, तो देखा गया कि F1PD में केवल और केवल कैसे हैं? लंबे पौधे। ऐसे ही गोल और झुरीदार के बीच में करवाया तो पता चला कि F1PD में कैसे कैसे थे? केवल गोल बीज थे। जो 7 लक्षण हैं उनके साथ में देखा तो ये बात निकल के आएगी, F1PD में केवल वही लक्षण प्रकट होता है जो कि प्रभावी है। केवल प्रभावी लक्षण प्रकट हुए तो ऐसा कह सकते हैं, जो लक्षण F1PD में प्रकट हुए उन्हें प्रभावी लक्षण कहा गया, और जो लक्षण F1PD में नहीं प्रकट हुए उन्हें अप्रभावी लक्षण कहा गया। इसका मतलब यहां पर बोनापन है ना, वो तो अप्रभावी लक्षण है, और लंबापन है वो क्या है?
प्रभावी लक्षण है। तो लंबेपन ने बौनेपन के लक्षण को दबा दिया, क्योंकि लंबापन बौनेपन के ऊपर डोमिनेंट है, प्रभावी है। इसके आधार पर यह नियम निकाला, इतनी सी बात पर F1PD पर एकल संकर संग्रहण के आधार पर और केवल F1PD से यह निष्कर्ष निकाल लिया था मेंडल ने। इसके बेसिस पर इसका फायदा कहां मिलता है, जैसे एग्जाम्पल देखें, मानव में मंद बुद्धि कोमा आपके डायबिटीज कोमा वर्णांधता के अप्रभावी एलील पाए जाते हैं। ठीक है ना, अप्रभावी युग्म विकल्प भी पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये प्रभाव अपनी बॉडी में प्रकट नहीं होते हैं। जैसे मान लो वर्णांधता की, जो व्यक्ति हरे और जो आपके लाल प्रकाश में विभेद नहीं कर पाए, और भी कई प्रकाश है जिसकी लाइट में विभेद नहीं कर पाए। तो जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, कोई महिला है जिसके ऊपर मान लो कलर ब्लाइंडनेस का रोग है, इसका मतलब यह तो है रोगी, लेकिन इस प्रकार की जो है महिला, ये वाली स्थिति है जिसमें इसके एक अक्ष के ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का रोग है, जबकि दूसरा वाला अक्ष फ्री है। तो यहाँ पर ये जो लक्षण है ना एक्स, ये प्रभावी है। तो इस लेडीज को कभी भी वर्णांतर रोग नहीं होगा। हालांकि दूसरे को दे सकती है, वाहक हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर खुद के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्स है ना, ये प्रभावी है और ये है वो अप्रभावी। लेकिन दोनों आ गए तब उस परिस्थिति में कोई उपाय नहीं था और यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के रोग हो जाता है। ये जो लक्षण बताए वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। कहने का मतलब जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में केवल और केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं, अप्रभावी लक्षण छुप जाते हैं। उन्हें कहा जाता है प्रभाविता का लक्षण, लॉ ऑफ डोमिनेंस। 2 नंबर पर था जो कि पूरा F2PD तक गए तब मिला, क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, कि गैमेट हमेशा शुद्ध रहते हैं। मिक्स होने का मतलब ये नहीं कि अशुद्ध हो गए, और सेग्रीगेशन का मतलब जरूरत पड़ने पर पृथक हो जाते हैं। देखो F1PD तक ठीक था मामला, लंबे पौधे आ रहे थे, प्रभाविता का लक्षण प्रकट हो रहा था। इनको जब स्वयुग्मन होने दिया, स्वपरागण होने दिया, तो देखा गया कि F2PD में कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इसका मतलब यहाँ पर बोनेपन का लक्षण प्रकट हो गया, जबकि पहले नहीं था। F1PD में तो पता ही नहीं बोना है, और F2PD में बोने लक्षण प्रकट हुए। तो इसमें क्या क्या कह सकते हैं, इसमें कहा जा सकता है कि F2PD में देखा गया कि जो लक्षण F1PD में अप्रभावी था, वो लक्षण भी प्रकट हो गया। अर्थात अप्रभावी लक्षण का अर्थ ये नहीं है कि युग्मक अशुद्ध हो गए, जबकि उनको जैसे ही मौका मिलता है या उनके समान युग्मक मिलता है तो वे अपना लक्षण प्रकट करते हैं। ये यहां पर पता चलता है F2PD से। अब इस PD के द्वारा ये जो लक्षण आए उसके आधार पर क्या पता चलता है, इसके आधार पर यह पता चलता है कि जीन भी कोई चीज होती है। जीन का कंसेप्ट पता चलता है, जीन का कंसेप्ट पता चलता है। जीन ही
वंशागति की इकाई है, ये पता चलता है, क्योंकि जीन ने ही एक लक्षणों को दूसरे लक्षणों में, दूसरी पीढ़ी में ले जाना है। जो लक्षण यहाँ पर गौण थे वो यहाँ पर पुनः प्रकट हो गए, मौका मिलते ही जीन का ये एलील एक्टिव हो गया। जीवों में प्रत्येक लक्षण जीन द्वारा कंट्रोल होते हैं। और अगला, जीन के युग्म विकल्पी एक दूसरे के साथ रहते हुए भी मिश्रित नहीं होते हैं। ये कंसेप्ट है यहाँ पर। तो इसके आधार पर यह पता चल गया कि F2 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हो गए, जो कि F1 पीढ़ी में गायब थे, वो भी आ गए। इसका क्या मतलब हुआ कि लक्षण कभी भी युग्म विकल्पी दूसरे के साथ रहने के बावजूद भी मिक्स नहीं होते, वो जैसे मौका मिलता है अपना प्रभाव प्रकट कर देते हैं। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। ये दोनों के दोनों नियम है वो एकल संकर संकरण पर आधारित है। उसके बाद जो मेंडल का नियम था वो था आपके द्विसंकर संकरण पर आधारित, और द्विसंकर संकरण पर आधारित उसका नियम था, उसको कहा गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखो मैं इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रहा आपको, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप इजीली इनको पढ़ के आ चुके हो आपकी बहुत बार, और इजीली 11th-12th का सरल सा टॉपिक है ये, इसलिए इस पर मैं लिखाऊँ जाऊँगा, थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा, क्वेश्चन जितने आने उतनी बात बता दूंगा। बाकी आप सरल है इसलिए इजीली पढ़ सकते हो, तो ज़्यादा माथापच्ची वाली जरूरत नहीं है। मतलब काम की चीज़ें तो छोड़ूंगा नहीं और अनावश्यक कुछ लिखाऊंगा नहीं, और आपके पास इजीली अवेलेबल है बुक वगैरह में, तो आप इनको देख भी सकते हो, क्योंकि इनमें समय खराब करने के बजाय अपन जरूरत की चीज़ों पर और ज़्यादा समय लगाएंगे। देखो ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। इसमें क्या था, मेंडल ने जब दो जोड़ी विप्रियासी लक्षणों के बीच क्रॉस करवाया तो देखा कि F1 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से प्रभावी लक्षण प्रकट हुए। F2 पीढ़ी में देखा गया कि दोनों जोड़ी विप्रियासी लक्षण बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये एक लक्षण था, इसका मतलब गोल था और इसका मतलब हरा हो गया। हरा अप्रभावी लक्षण है और गोल है वो प्रभावी लक्षण है। अब देखो ये प्रभावी लक्षण है और ये अप्रभावी लक्षण है, परंतु इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसने इसके लक्षण को दबाया हो या इसके कारण इसका लक्षण प्रभावित हुआ हो। ये अपना आर स्वतंत्र काम कर रहा है। आर पर कब फर्क पड़ेगा, जब इस प्रकार की कंडीशन हो तो एक प्रभावी होने के बावजूद भी इस तरह से गोल लक्षण ही आएगा, या दोनों अप्रभावी हों तो इसका मतलब जोड़ीदार आएगा। पर इसका मतलब उसके साथ में चाहे कैपिटल वाई हो, चाहे कैपिटल वाई स्मॉल हो, चाहे स्मॉल वाई हो, इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहने का मतलब एक जोड़ी विप्रियासी लक्षण दूसरे जोड़ी विप्रियासी लक्षण को प्रभावित नहीं करता और दूसरा जोड़ी विप्रियासी लक्षण पहले जोड़ी विप्रियासी लक्षण को प्रभावित नहीं करता। ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है। सीधी सी बात है, इतना सा ये एक्सपेरिमेंट है इंडिपेंडेंट असोरमेंट का।
तीन नियम हो गए, दो एकल संकर संकरण पर प्रभाविता पृथक्करण और एक द्विसंकर संकरण पर जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आगे देखो, दो क्रॉस और जानने हैं आपको। एक का नाम है बैक क्रॉस और एक का नाम टेस्ट क्रॉस। सिंपल सा देखो, बैक क्रॉस का मतलब क्या हुआ, F1PD का क्रॉस किसी एक जनक के साथ, और इसमें क्या है, F1PD का क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ। इसका मतलब ये तो ये भी हो गया, प्रत्येक टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, क्योंकि बैक क्रॉस का मतलब किसी एक जनक के साथ, वो प्रभावी जनक भी हो सकता है, अप्रभावी जनक भी हो सकता है। लेकिन टेस्ट क्रॉस का मतलब केवल अप्रभावी जनक के पास साथ क्रॉस करवाना है, F1PD का। इसका मतलब टेस्ट क्रॉस तो हर एक टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होता है, परंतु सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। सभी टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस होते हैं, परंतु सभी बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते। बैक क्रॉस के प्रकार देखेंगे किसी एक जनक के साथ में। देखो, लंबा पौधा, बोना पौधा, ये फीमेल है, ये मेल है, दोनों क्या हैं, जनक। जनक से क्या मिले, युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस करवाया गया पर परागण, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या आ गई, F1PD। ठीक है, इस F1PD का क्रॉस किसी एक जनक के साथ, दो जनक हैं, एक ये वाला प्रभावी और एक ये वाला, लंबा और बोना जनक है। ये हालांकि लंबा है क्योंकि इसने इसके प्रभाव को दबा रखा है। अब देखो, एक नंबर स्थिति एक, इसका क्रॉस करवा दिया प्रभावी जनक के साथ, और इधर कर दें स्थिति दो, इसका क्रॉस करवा दिया अप्रभावी जनक के साथ। दोनों सेम ही हैं। यहां से दो प्रकार के युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहां से एक प्रकार का बनेगा कैपिटल टी, क्रॉस करो, कैपिटल टी, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यही हुआ ना। लक्षण प्रारूप क्या आएगा, 1:1, एक तो लंबा और एक क्या, लक्षण प्रारूप तो फिक्स है, ये फिक्स हो गया, दोनों लंबे हैं। लक्षण प्रारूप का मतलब तो 100% लंबे, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है। जीन प्रारूप क्या आएगा, 1:1, एक शुद्ध लंबा, एक अशुद्ध लंबा, और जीन प्रारूप आ गया एक अशुद्ध एक शुद्ध, और लक्षण प्रारूप आ गया 100% लंबे। यहां देखो, दो युग्मक बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें एक प्रकार का बनेगा स्मॉल टी, क्रॉस करवा दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर स्मॉल टी। इसका लक्षण प्रारूप क्या है, ये क्या है, लंबा, ये बोना, 1:1, एक लंबा एक बोना। जीन प्रारूप की बात करें, वो भी क्या, 1:1। ठीक है, 1:1 का मतलब क्या हुआ,
ये है अशुद्ध लंबा और ये है शुद्ध बोना, या बोना भी बोल सकते हो, वो शुद्ध ही होता है। ये दो स्थितियां हैं, उन दोनों को बोला जाता है बैक क्रॉस। ये भी बैक क्रॉस है और ये भी बैक क्रॉस है। मतलब जब आपके F1PD का किसी एक जनक के साथ करवाया जाता है क्रॉस, ये प्रभावी जनक के साथ करवाया और ये करवाया अप्रभावी जनक के साथ, दोनों शुद्ध थे। हालांकि मेंडल के साथ खास बात ये थी कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में शुद्धता का ध्यान रखा, इसीलिए मेंडल के प्रयोग सफल रहे। उसने शुद्ध के बीच में क्रॉस करवाया। पहली पीढ़ी में शुरुआत करी ना, तो लंबे पौधे शुद्ध लिए तो बोने पौधे भी शुद्ध थे। बाद में अगली पीढ़ी में क्रॉस करवाता गया, अलग बात है, लेकिन शुरुआत में उसने शुद्ध पौधे ही लिए। उसी प्रकार से एक बार में एक ही लक्षण को देखा तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुआ। ये मेंडल की सफलता के कुछ कारण भी थे। अब देखो टेस्ट क्रॉस में क्या स्थिति हो सकती है, केवल एक स्थिति होगी अप्रभावी जनक के साथ। तो F1PD, तो यहीं पर देखो इतनी F1PD तो आ ही रही है आपके, F1PD ये है और अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाया। यहाँ से दो युग्मक कैपिटल T स्मॉल t, ये स्मॉल t, इसको करवाया तो कैपिटल T स्मॉल t, ये आ गया। यहाँ पर करवाया तो स्मॉल t, और वो सेम जीन प्रारूप भी क्या 1:1 और लक्षण प्रारूप भी क्या 1:1। इसमें लंबा और बोना लक्षण प्रारूप में, और जीन में एक शुद्ध लंबा अशुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना, इस प्रकार से। अब देखो ये तो बात यही हो गई, ये तो बात यही है सेम ही। इसका मतलब बैक क्रॉस में टेस्ट क्रॉस भी आता है, ठीक है, लेकिन बैक क्रॉस में टेस्ट क्रॉस आता है, प्रकार हो गया। तो ऐसा कह सकते हैं कि सारे के सारे टेस्ट क्रॉस है ना, सारे के सारे टेस्ट क्रॉस क्या हैं, बैक क्रॉस हैं। लेकिन सारे बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस नहीं होते, क्योंकि बैक क्रॉस में ये है और ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। क्लियर है? तो इस प्रकार से बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दो याद रखने हैं आपको, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ठीक है। संकर पूर्व संकर संकरण और प्रतीप संकरण, खैर हिंदी में तो क्या नाम याद रखना इतना, टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस और याद रखना। आगे फिर मेंडल के नियमों से अपवाद देखेंगे कि मेंडल के एकल संकर संकरण से क्या अपवाद रहे और द्विसंकर संकरण से क्या अपवाद रहे। धन्यवाद।